नमस्कार दोस्तों, उसका स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है ये मध्यकालीन इतिहास से है और मध्यकालीन इतिहास में जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे मुग़ल काल से संबंधित। अगर आप मुग़ल काल का इतिहास में वेटेज देखेंगे तो लगभग मध्यकाल, अगर हम ओवरऑल बात करें जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, ओवरऑल अगर हम इतिहास की बात करें तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास, उससे कम 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका सीधे आपका आता है मध्यकालीन इतिहास से, और 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास आने की पूरी संभावना का प्राचीन इतिहास काल से भी होता है। तो आप देखिएगा मध्यकाल को, हम इसमें जो भी है मुग़ल काल से संबंधित इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं और जो भी उसमें शासक हुए मुग़ल काल के, फिर उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मुग़ल काल, है ना। देखिए, अगर हम मुग़ल काल के संस्थापक की बात करें, ठीक, तो जो उसका संस्थापक था वो था बाबर। और बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पद को बादशाही की स्थापना की थी। थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे मुग़ल काल के, तो आप देखेंगे मध्यकाल जो मध्यकालीन इतिहास है इसमें दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे तो सबसे जो लास्ट जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था इब्राहिम लोदी, तो फिर बाबर से और इब्राहिम लोदी से बहुत ही घमासान युद्ध होता है और उसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है और उसके बाद ये मुग़ल वंश की जो है स्थापना करता है। ठीक है, तो वहीं से आपका मुग़ल काल जो है ये स्टार्ट हो जाता है। अब आइए मुग़ल काल से संबंधित जो शासक रहे हैं, जैसे मान लीजिए बाबर ने उसकी स्थापना किया था, तो अब उसके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। ठीक, तो अगर हम इसके वास्तविक नाम की बात करें तो ये ज़हीरुद्दीन मोहम्मद इसका वास्तविक नाम था। क्या नाम था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, शासनकाल की बात करें तो जो शासनकाल था, इसका जो टाइम पीरियड था शासन करने का, ये 1526 से लेकर 1530 तक ये अपना शासन किया था। ठीक है, फिर बाबर ने भारत में, अगर आप आक्रमण की बात करेंगे तो 4 वर्ष तक, ये शासन करने की बात है, तो अगर आप देखेंगे तो बाबर ने भारत पर 4 वर्ष तक शासन किया। ठीक, और उसके बाद अगर हम इसके पिता के नाम की बात करें तो उसके जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, उसके बाद और हम आगे बढ़ें तो बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्ज़ा, वो कहाँ के शासक थे? एक फरगना नामक जो राज था उस टाइम, वहाँ के ये शासक थे। उसके बाद हम माता के नाम की बात करें इसके, तो कुतुलुक निगार खानवा नाम था। फिर बाबर के पिता जो थे वो तैमूर वंशज एवं माता जो थी उसकी मंगोल वंशज की थी। ठीक, यानी जो इसके पिताजी थे ये तैमूर वंश के थे और माँ इसकी क्या थी? वो मंगोल वंश की थी। ठीक है, अगर हम फिर से देखें बात आगे इसको, तो तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ होता है। ठीक है, उसके बाद 11 वर्ष की आयु में बाबर का राजाभिषेक हुआ। कब हुआ? 1494 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए मुग़ल वंश की और आगे उसकी स्थापना की बात करें तो इसमें देखें तो जो राणा सांगा की सिफारिश पर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का जो पहला युद्ध होता है उसमें बाबर विजयी हुआ और फिर बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी, जो मैं आपके पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये जो राणा सांगा होते हैं, राणा सांगा और एक दौलत खान लोदी होते हैं, इन दोनों को सिफारिश पर बाबर जो भारत पर आक्रमण करता है और उस टाइम दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोदी, भारत में जब आक्रमण करता है बाबर, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526, और उसी युद्ध को हम पानीपत के पहले युद्ध के नाम से जानते हैं, और जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हराता है और इब्राहिम लोदी को हरा करके फिर वो मुग़ल वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम और देखें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? हाँ देखिए, ये मैं आपको अभी पूछने वाला था, इसमें हमने अब फैक्ट में मेंशन भी किया हुआ है। तो बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था कुल 5 बार आक्रमण किया था,
ठीक है। इसमें जो 4 थे सबसे महत्वपूर्ण थे, तो आपको बस इतना याद रखना है। डायरेक्टली यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। अब आप देखेंगे जो बाबर के जो महत्वपूर्ण जो युद्ध लड़े गए थे, इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बाबर के जो युद्ध हैं उसको आपको याद रखना होगा। तो जो पहला युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किन किन के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें किसकी विजय होती है? बाबर की विजय होती है। ठीक है। तो आपको बाबर से संबंधित जो भी आपको अभी हम जो युद्ध का डिस्कस करेंगे, इसका आपको डेट पता होना चाहिए, और उस डेट का जो युद्ध में कौन सा परिणाम किसके साथ रहा, मतलब जो उसका परिणाम रहा, इसमें कौन विजयी रहा, तो उसको आपको देखना होगा। क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं किन के बीच हुआ, उसमें कौन हारा कौन जीता, तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्लियरली। देखिए, अब खानवा के युद्ध की हम बात करते हैं। तो जो खानवा का युद्ध हुआ था वो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। कितना? 17 मार्च 1527 को हुआ था। और पक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे युद्ध में? बाबर और राणा सांगा। ठीक है। तो जो खानवा का युद्ध था ये भी बाबर के द्वारा ही लड़ा गया था। और किसी से बाबर ने लड़ा था? राणा सांगा से। ठीक। तो इस युद्ध में भी बाबर की विजयी हुई थी। इसमें कुछ विशेष कार्य क्या थे? तो इसमें विशेष जो कार्य थे, शराब प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था बाबर के द्वारा। और इसी खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस युद्ध के बाद या किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। ठीक है। आपको ये जो डेट है 17 मार्च थी, ये बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए, सन पता होना चाहिए कि कब हुआ था युद्ध। तो 1527 ये ज़्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। तो इसमें हम देखें तो उपाधि की अगर हम बात करें तो खानवा युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि भी इसने धारण किया था। ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बाबर। अब हम चंदेरी के युद्ध की बात करते हैं। ठीक है। तो चंदेरी का जो युद्ध था वो किन के बीच में हुआ था? ये अब हुआ था 1528 में। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था चंदेरी का युद्ध। किन के बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और मेदनी राय के बीच हुआ था। और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 29 जनवरी 1528 ईस्वी। किन के बीच हुआ? बाबर और मेदनी राय के बीच। ठीक है। चलिए हम घाघरा का युद्ध देखते हैं। घाघरा का युद्ध ये कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। किन के बीच हुआ था? बाबर और अफगानी सेना के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है? बाबर ने सभी युद्धों को जीता था। ठीक है। अब इस घाघरा के युद्ध से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जो युद्ध है बाबर ने सभी को जीता था। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। ये भी आपको याद रखना है। इसमें भी जीत हासिल की थी बाबर ने। ठीक है। अब हम बाबर की मृत्यु से संबंधित जो भी तथ्य हम उसको देखते हैं। इसकी मृत्यु तिथि अगर हम बात करें तो बाबर का जो मृत्यु कब हुआ था? 1530 को हुआ था। बाबर के शव को सबसे पहले उसके शव को आगरा के आराम बाग, ठीक है, आगरा के आराम बाग, और फिर उसके शव को कहाँ किस स्थान पर दफनाया गया था? काबुल में दफनाया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो आगरा में इसके शव को कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग में। उसके बाद फिर काबुल ले जाया गया और काबुल में दफनाया गया था, है ना। फिर पहला मुगल शासक दो बार दफनाया गया। ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे हम देखें तो इसमें अब बाबर कुछ मूल्यांकन करते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्या वो किया था। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति, ठीक है, बाबर ने ही सर्वप्रथम क्या ये तुगलमा युद्ध नीति अपनाया था। और इसने सबसे पहले तोपखाने का भी प्रयोग किया था। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़े तो तुगलमा युद्ध कला को उज़्बेकों से ग्रहण किया था। ठीक है। सड़क को मापने के लिए गज बाबरी पैमाने की शुरुआत की थी। फिर भारत में 2 खेल, कौन कौन से 2 खेल थे? गंजीफा, है ना,
गंजीफा जिसे हम ताश का खेल कहते थे, और इस्कबारी से कबूतरों का खेल खेलते थे। तो ये दोनों खेल किसने शुरू किया था? बाबर ने शुरू किया था। उसके बाद हम देखें तो एक मुबैयान संबंधी एक कला थी, उसको इसने प्रचलित किया था। हम देखें तो तुर्की भाषा का ये विद्वान भी था बाबर, ठीक है। कैसा विद्वान था? तुर्की भाषा का एक विद्वान भी था ये। उसके बाद हम देखें तो बाग बगीचा लगाने का बड़ा शौकीन था ये, ठीक है। और इसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलाया था। देखिए आप लोग, इतिहास में जो महत्वपूर्ण तथ्य भी जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस काल में कौन से सिक्के चलाए गए थे और किसने कौन से सिक्के चलाए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सिक्कों से संबंधित जो भी आप लोग फैक्ट देखिएगा तो उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं इसके पहले, ठीक है। तो बाबर के द्वारा शाहरुख नामक सिक्का चलाया गया था, और ये सिक्का किस प्रकार का था? चांदी का था। आगे हम देखिए बाबर की आत्मकथा की बात करें तो बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा क्या लिखी थी? तुजू के बाबरी लिखी थी, और जिसे देवनागरी में बाबर नामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि जो बाबर था, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। एग्जाम में क्वेश्चन भी बन चुका है इस पर कि वो कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो बाबर था। क्या नाम था उसकी आत्मकथा? तुजू के बाबरी, या फिर उसको देवनागरी में बाबर नामा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसने तो अपनी आत्मकथा लिखी थी, लेकिन इसे अनुवाद किया गया था। तो इसके जो तुजू के बाबरी जो आत्मकथा थी, इसे अनुवाद किसने किया था? जिसने अनुवाद किया उनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम है? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। और इन्होंने जो अनुवाद किया था फारसी में किया था। क्लियर? बाबर ने जो अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको अनुवाद किस भाषा में किया? फारसी में किया था, ठीक है। चलिए, अब हम बाबर के पुत्रों की बात कर लें। बाबर के जो पुत्र थे कौन कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखेंगे तो बाबर के कुल जो उसके थे 4 पुत्र थे। पहला था इसका जो पुत्र, उसका नाम था हुमायूं, दूसरा कमरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदल, जिसमें जो हुमायूं था उसका सबसे बड़ा पुत्र था बाबर का, ठीक है। बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका पुत्र जो होता है, बड़ा पुत्र उसका क्या होता है? हुमायूं हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब हम हुमायूं को उसका काल देखते हैं, उसका जीवन परिचय के बारे में आगे पढ़ते हैं, क्या है कैसे है। देखिए, इसकी अगर हम जन्म की बात करें तो 6 मार्च 1508 को इसका जन्म ईस्वी को हुआ था। और इसके जो पिता थे बाबर, आपने ऊपर देखा ही है। इसकी माता क्या नाम था? माहूम बेगम था। और इसकी पत्नी की क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम, ठीक है। और हमीदा बानो बेगम का ही ये पुत्र अकबर था, यानी हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर। तो यानी अकबर की माता क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अकबर की मम्मी का नाम बताइए, तो आप लोग याद रखिएगा हमीदा बानो बेगम, भूलिएगा नहीं, है ना। उसको शॉर्टकट में अगर आपको करना हो तो उसको HBB कह सकते हैं। हमीदा बानो बेगम को HBB, हो सकता है आपके दिमाग से उतर जाए ये, तो HBB याद रखिएगा, ठीक है। या फिर HBB बोल सकते हैं आप, या फिर HB² याद रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ट्रिक बना करके। चलिए, अब हुमायूं का राज्याभिषेक देखते हैं कब हुआ। तो जो जब इसका शासनकाल की हम बात करें तो इसके शासनकाल में 1530 से 1540, और उसका फिर दूसरी बार उसका जो शुरुआत होता है 1555 से 1556। देखिए, एक्चुअली में अगर हम देखें तो इसका 2 बार शासनकाल पीरियड क्यों है, देखेंगे आप। जब हुमायूं अपना सत्ता संभालता है 1530 में अपने पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है, तो उसी टाइम बीच में एक बिहार का शासक होता है शेरशाह सूरी, वो इसके पीछे पड़ जाता है, ठीक है। और इन दोनों में कई सारे युद्ध होते हैं हुमायूं और शेरशाह सूरी में, जिसमें शेरशाह सूरी जीतता विजयी होता है और हुमायूं की हार होती है। तो अब हुमायूं को अपना जो शासन है उसको छोड़ना होता है, और वहाँ पे कब्जा कर लेता है कौन? शेरशाह सूरी, ठीक। फिर बाद में 1530 से 40 तक भी भटकते भटकते ये छोड़ के चला जाता है। फिर इधर उधर भटकता हुमायूं, उसके बाद फिर अपनी सेना को मजबूत करता है, फिर ये लौट करके आता है। फिर जब लौट करके आता है 1555 में, और 1555 से 56 तक शासन करता है। 56 में इसका देहांत हो जाता है। जो ये दीनपनाह नामक पुस्तकालय की स्थापना किया रहता है, तो उसी से उसकी जो सीढ़ी है, सीढ़ी से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो जीवन लीला है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड दिया गया है। तो मुझे लगता है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए,
अब हुमायूं के हम उसके देखें तो हुमायूं की कठिनाइयों की बात करें, क्या क्या कठिनाइयाँ थी, तो हुमायूं का जो सबसे बड़ा शत्रु कौन था, अफ़गान थे। ठीक है, क्योंकि बाबर के समय से ही मुग़लों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे और हुमायूं को कमज़ोर शासक समझकर अपने प्रयास को और तेज़ कर दिए थे। ठीक है, देखिए जो हुमायूं की मृत्यु है ये कैसे होती है। दीनपनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो हुमायूं के मृत्यु पे एक इतिहासकार था, उसका नाम था बदायूनी। उसने लिखा कि हुमायूं का जो जीवन काल है वो भागते भागते बीता और भागते भागते ही उसका जीवन काल समाप्त भी हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे जब तक वो शासन कर रहा था उसके पीछे सुरसासुरी पड़ा रहा। फिर वो जब दोबारा शासन करने आया तो फिर वो जो दीनपनाह नामक पुस्तकालय का स्थापना किया था, सीढ़ी से उतर रहा था, फिर वो गिरा और उसका डेथ हो गया। तो बदायूनी ने उसके बारे में ही लिखा है कि भागते भागते वो अपना जीवन काल शुरू किया और भागते भागते उसका जीवन काल ख़त्म हो गया। तो इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। देखिए, अब हुमायूं के अगर हम उसमें आगे देखें तो इसकी जीवनी की बात करें तो इसकी जो जीवनी है हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो इसकी जो रचना किया था गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में इसके पूरे जीवन को दर्शाया हुआ, वर्णित किया हुआ है। ठीक, और हुमायूं के सैन्य अभियान की बात करें तो कालिंजर के शासक, तो इसमें देखें तो कालिंजर के शासक रुद्रदेव पर 1531 ईस्वी में पहला आक्रमण जो इसने किया हुआ था। ठीक है, और हम और आगे बढ़ें तो आपका देखें तो हुमायूं से संबंधित आपको कम से कम दो युद्ध हम डिस्कस करने जा रहे हैं, या फिर आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये आपको निश्चित रूप से आपको ये याद रखना है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई तरीके के निकल करके आते हैं, तो उस पर हम देखते हैं क्या है। देखिए, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ था। आप लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको याद रखिएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 में। किनके बीच हुआ, शेर खान और हुमायूं के बीच में हुआ था। और इसमें किसकी विजय हुई थी, शेर खान की विजय हुई थी। ठीक है, और मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा अगर फैक्ट बताऊं तो ये जो चौसा का युद्ध हुआ था इसी में जब शेर खान की जब विजय होती है तो ये शेर खान जो है ये शेरशाह सूरी, ठीक है, सूरी वंश का जो ये क्या करता है, ये अपने ऊपर टैग लगाता है, एक उपाधि लेता है और वहीं से ये शेरशाह सूरी बन जाता है। ठीक है, और उसी से संबंधित उसी के दौरान साल भर में एक बिलग्राम का युद्ध होता है जिसे हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये कब हुआ था, 1540 में हुआ था और ये शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ था और इसमें भी शेर खान की विजय होती है। अब शेर खान ये क्या बन गया है, शेरशाह सूरी बन गया है। अब जब कन्नौज के युद्ध में इसका जो विजय होता है तब ये क्या करता है, ये दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेता है। दिल्ली के साथ साथ आगरा पर भी कब्जा कर लेता है और दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने के बाद फिर जो सिंहासन वो हुमायूं को छोड़ना पड़ता है और वहीं से 1540 में ही हुमायूं अपना सिंहासन दिल्ली छोड़ करके भाग जाता है। फिर भगने के बाद अपनी सेना को इकट्ठा करता है, मजबूत करता है, फिर वही जो मैंने आपसे बताया 1555 फिर आता है। तो ये इसका युद्धों का जो है ये वर्णन था हुमायूं के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, अब हुमायूं का मूल्यांकन करें तो हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था। ठीक है, और इसीलिए यह 7 दिनों तक 7 रंग के कपड़े पहनता था, है ना। मान लीजिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 कलर के कपड़े पहनता था। तो इस पर भी क्वेश्चन बना जा चुका है कि कौन सा मुगल शासक था जो ज्योतिषी पर विश्वास करता था और 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था, तो उसका नाम क्या होगा, हुमायूं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हुमायूं से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपने देखा, है ना। उसमें अब हम आगे उसी में कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा अगला शासक है मुगल वंश का ये है अकबर। ठीक है, और ये तो मोस्टली बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर से संबंधित जो भी फैक्ट आते हैं आपके इतिहास में, इसका जन्म तिथि की बात करें तो 1542 ईस्वी में हुआ था और अकबर के पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम और बचपन का नाम क्या था, जलाल था अकबर का। और अकबर के शिक्षक कौन थे,
अब्दुल लतीफ़ ईरानी। ठीक है, अकबर के संरक्षक की हम बात करें तो बैरम खां थे, और अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह था। क्लियर। चलिए, अकबर का सैन्य अभियान और पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। इसमें जो पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और किन के बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। और इस 1556 में जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था इसमें अकबर की विजय हुई थी। किन के बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच हुआ। और विजय किसकी हुई? अकबर की हुई। ठीक है, फिर उसी सैन्य अभियान की बात करें तो पहला आपने देखा ही, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच हुई थी। उसके बाद हम उसी के आगे हम देखें तो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। ये जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई 18 जून 1576 को किन के बीच हुई थी? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी, और इसमें भी अकबर विजयी रहा। ठीक है, अब अकबर के हम धर्म नीति की अगर हम बात करें तो धर्म का आधार उसका क्या था? सुलह एक कुल था। देखिए, मुगल काल का अकबर एक ऐसा शासक था जो हिंदू मुस्लिम वो सबको एक साथ लेकर के चला और सबको एक साथ वो बैलेंस किया, है ना। तो इसीलिए जानते हैं अकबर महान इसको कहा जाता है। ये किसी भी धर्म किसी भी जात के प्रति ये भेदभाव नहीं किया, सबको समान रूप से देखा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। इसने अपने पद पर सबको समान रूप से वरीयता दिया, चाहे हिंदू को चाहे मुस्लिम हो, दोनों लोगों को अपने पद पर अपने सेना में या फिर और भी जो भी इसके प्रशासनिक अधिकारी थे उन सबको बिल्कुल समान अधिकार दिया हुआ था। तो ये धर्म के प्रति इसकी जो धार्मिक नीतियाँ थी बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत ही अच्छी थी, इसलिए इसको हम अकबर महान कहते हैं। ठीक, कुछ नीतियाँ इसकी बहुत ही अच्छी थी। अगर आप उसको देखें तो पहले के टाइम पे बहुत कम ऐसे शासक थे जो ऐसी धार्मिक नीतियों को अपना पाते थे, है ना। और इसीलिए मुगल जो वंश है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका था, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो पाया था, है ना। तो ये जो सुलह कुल था ये अकबर का एक आधार था, है ना, धर्म का। क्लियर हो गया। धर्म को जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना, वो अपनाया हुआ था। चलिए, अगर आप देखें तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि तीर्थ यात्रा कर पे इसने जो कर लिया जाता उसको बैन कर दिया था, उसको समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1563 ईस्वी में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, इसने जाजिया कर पर रोक भी लगा दिया था, है ना। कब लगाया था? 1564 ईस्वी में। अब भैया अकबर को देखेंगे, इसने 1564 में तो जाजिया कर पर रोक तो लगा दिया था। ठीक है, फिर की दोबारा शुरुआत हो गई थी। वो दोबारा शुरुआत किसने किया? अभी आप औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे तो औरंगज़ेब क्या किया था? जाजिया कर को दोबारा शुरुआत कर दिया था। ठीक है, अच्छा, हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में सबसे पहली बार जजिया कर किस शासक के द्वारा लगाया गया था। आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि भारत में सबसे पहली बार जजिया कर किस शासक के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1575 में इबादत खाने की इसने क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक है, अब दीन ए इलाही धर्म की बात करें तो जो दीन ए इलाही का धर्म था ये क्या था? 1582 ईस्वी की स्थापना की गई थी, है ना। इस धर्म को स्वीकार करने वाला अगर देखें तो प्रथम और अंतिम जो व्यक्ति था इसके शासनकाल के दौरान कौन था? बीरबल था। बीरबल उसका मंत्री था, आपको पता ही होगा, हिंदू मंत्री था उसका। और ये अंतिम ऐसा व्यक्ति था और पहला भी था कि जिसने वो क्या किया था? दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारा था, बीरबल ने। बीरबल के बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। ठीक, महेश दास था। अच्छा, बीरबल के बड़े भाई का क्या नाम था? बीरबल के बड़े भाई का नाम था फैजी। क्या नाम था? फैजी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अकबर के दरबार में कुछ नवरत्न भी रहते थे। नवरत्न मतलब ये है, आप जानते हैं पहले के जो शासक हुआ करते थे उनको बहुत ज़्यादा गीत संगीत का शौक़ रहता था, है ना। तो ये लोग अपने दरबार में गीत संगीत के लिए ये लोग जो गीतकार हुआ करते थे, है ना, उनको ये लोग रखते थे और उनसे गीत सुनते थे, संगीत सुनते थे। तो हम देखते हैं अकबर के दरबार में कौन कौन से संगीतकार थे जिनको नवरत्न कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अकबर के दरबार में विशेष रूप से 9 दरबारी थे, उनको अलग अलग जिम्मेदारियाँ थी, उन्हें ही नवरत्न कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इस साइड में आपका जो बॉक्स है रत्न जो था शामिल थे, उनकी कौन कौन सी जिम्मेदारी और भूमिका थी
वो अपनी कौन सी जिम्मेदारी वो निभाते थे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा। अब पहला हम शुरुआत करते हैं बीरबल से। बीरबल एक कहानीकार और कवि भी थे। अबुल फजल की बात करें तो इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा का रचना किया हुआ है। कई बार इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप। टोडरमल क्या थे? भूमि सुधार कार्य इन्होंने किया था टोडरमल ने, और टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के वित्त मंत्री कौन थे, तो टोडरमल थे। ठीक है, इन्होंने दहसाल व्यवस्था को शुरू किया था। कौन सा व्यवस्था? दहसाल। दहसाल व्यवस्था मुगल काल में किससे संबंधित था? वित्त विभाग से संबंधित था। जो टैक्स विभाग था, किस पे कितना टैक्स हमें लेना है, तो ये दहसाल व्यवस्था से संबंधित था। और इसे किसने शुरू किया था? टोडरमल ने। टोडरमल वित्त मंत्री थे किसके? अकबर के। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए तानसेन कौन थे? ये संगीतकार थे। ठीक है, तानसेन संगीतकार थे। ठीक है, अच्छा एक और हमें क्वेश्चन बताइए, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का जो वास्तविक नाम था क्या? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। ठीक है, ये उनका वास्तविक नाम था। अब मान सिंह की हम बात करें तो मान सिंह जो थे, उनका जिम्मेदारी कार्य क्या था? मुगल साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक, देखिए फैजी कौन थे? फैजी मैं आपको अभी बताया हूँ, जो फैजी थे वो बीरबल के बड़े भाई थे, और इनको कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी? ये अकबर के राजकवि थे। कौन थे? अकबर के राजकवि थे। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा ये अकबर के क्या थे? सलाहकार थे। जैसे आप आज के टाइम में भी देखेंगे एडवाइज़र होते हैं, जो हमारे भारत सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर और भी जो भी विभाग है, तो उनमें एडवाइस करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए हर विभाग में होते हैं एडवाइज़र। तो ऐसे ही अकबर के दरबार में भी जो मुल्ला तो प्याजा थे, ये भी एडवाइज़री का काम करते थे, सलाह देते थे अकबर को। ठीक है, उसके बाद हकीम हुकम, इनका जो मेन काम क्या था? रसोई घर का ये प्रधान थे, रसोई घर को संभालते थे, कौन सा खाना कब बने, कैसे बनेगा, तो ये पूरा देखरेख करते थे। तो दोस्तों हमने देखा कि ये नौ रत्न थे, अकबर के दरबार में थे, और इनका क्या क्या जिम्मेदारी था, क्या क्या कार्य था, हमें पूरा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब अकबर का हम मूल्यांकन करते हैं। इसने अपने शासनकाल में जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद क्या है, इसके शासन प्रणाली की अगर हम विशेषता देखें, प्रमुख विशेषता, तो मनसबदारी प्रथा थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा इसने शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद हम देखें तो इसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, और इसके द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना भी की गई थी, और इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी किया था। कब किया था? अकबर कब किया था बुलंद दरवाजे का निर्माण? ये किया था आपका 1575 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके शासनकाल जो 4 बाग बनाने की परंपरा शुरू हुई थी, है ना। इसके शासनकाल में ही 4 बाग बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। अकबर एक बजाता था, उसका नाम था नगाड़ा बजाता था, वो एक वाद्य यंत्र था। ठीक है, वो बहुत ही शौकीन था नगाड़ा बजाने का। अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अब हम जहांगीर को पढ़ते हैं। हमने अकबर को देखा, अब हम जहांगीर को देखेंगे। जहांगीर की जन्म तिथि की बात करेंगे तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी में उसका जन्म। इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ठीक, इसके पिता का नाम क्या था जहांगीर के? अकबर था। और इसकी जीवनी क्या थी? तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, ये जो तुजुक ए जहांगीरी जो इसकी जीवनी है, ये नहीं इसकी आत्मकथा, इसने अपने स्वयं लिखा था। तो आपने देखा, अभी आपने शुरू में देखा कि बाबर ने तुजु के बाबरी लिखा था। ठीक है, और जहांगीर ने क्या लिखा था? तुजु के जहांगीरी। मुगल काल में मुगल वंश के ऐसे ये 2 शासक थे, बाबर और जहांगीर, जिसने अपनी आत्म जो कथा था वो लिखा था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस पर बना हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जहांगीर का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहला फैक्ट देखते हैं जहांगीर का, कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है।
ठीक है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर के काल को। और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? अकबर के काल को। तो आपको ये भूलना नहीं है। उसके बाद हम दूसरा देखें तो जहांगीर का जो मकबरा था किसने बनवाया था? नूरजहां बनवाया था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है और यह न्याय की जंजीर सोने की बनी हुई थी। ठीक है, सोने की बनी थी, है ना। उसके बाद देखें तो जहांगीर के सम्मान में जहांगीर ने चांदी का सिक्का चलाया था। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किसका सिक्का चलाया? चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है। अब हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखते हैं। इसमें शाहजहाँ से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसके हम जन्म की बात करें तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। पिता का नाम क्या था? इस शाहजहाँ के पिता का नाम क्या था? जहांगीर था। माता का नाम जगत गोसाई। इसके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। और पत्नी का नाम क्या था? अंजुमो बानो बेगम, यानी मुमताज़ महल इसको कहते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में हम देखें तो। अब शाहजहाँ की अगर हम मृत्यु की बात करें तो 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया था और आगरा के किले में कैद करवा दिया और कैदी जीवन जीते हुए 1666 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अब हम इसका मूल्यांकन करते हैं। आपको भी तो पता ही है कि ताजमहल का जो इसने निर्माण कराया था, जो इसकी पत्नी थी मुमताज़ महल के याद में, ठीक है, जो आपको उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसके शासन काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, शाहजहाँ के काल को स्थापत्य काल का कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य जो स्थापत्यकार था उसका नाम था उस्ताद ईसा। क्या नाम था उस कलाकार का? उस्ताद ईसा खान नाम था। ठीक है, चलिए ये अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ले जाने के क्रम में शाहजहानाबाद का इसने नींव रखा था। ठीक, और कुछ हम बनवाई गई इसकी जो इमारतें हैं शाहजहाँ की, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, कुछ जो इमारतें शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल, शीश महल, ये जितने भी आपको सारे हैं ये किसके द्वारा बनाए गए थे? शाहजहाँ के द्वारा बनाए गए थे। फिर से आप मेरे साथ इसको रिपीट कर लीजिए। दिल्ली का लाल किला, ठीक, उसके बाद क्या है? दीवाने खास, दीवाने आम, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल उसके साथ शीश महल। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें तो हम औरंगजेब पर आते हैं। इसके जो परिचय को देखें तो इसकी हम तिथि की बात करें तो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम इसके शाहजहाँ था। माता का नाम क्या था? मुमताज़ महल। क्या था? मुमताज़ महल। उसके बाद पत्नी का नाम क्या था? दिलरासो बानो बेगम, यानी राबिया बीबी कहा जाता था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम थे। ये जो किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को मानता था। और इसका उपनाम क्या है? इसे जिंदा पीर के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से? जिंदा पीर के नाम से हम जानते हैं। अब हम औरंगजेब का मूल्यांकन करेंगे। ठीक, औरंगजेब का हम मूल्यांकन करेंगे। इसने 1679 ईस्वी में जाजिया कर को पुनः शुरू किया। देखिए मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर आपको अभी को मिल गया लास्ट में, है ना, कि इसके द्वारा वो 1679 ईस्वी में जाजिया कर शुरू किया गया। उसके बाद इसने बीबी का मकबरा औरंगाबाद में उसका निर्माण करवाया। ठीक है, तीसरा क्या है? इसने बीजापुर एवं गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और चौथा जो इसका जो फैक्ट है मूल्यांकन का इसके कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? बीड़ा। आपने देखा अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा बजाता था। और औरंगजेब क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था। ठीक है, फिर देखें तो औरंगजेब के द्वारा जो तोड़े गए जो हिंदू मंदिर थे उसमें आपका सोमनाथ मंदिर था, ये बनारस का काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर। ठीक है, तो ये इन मंदिरों को तोड़वा दिया था। हम बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो अंतिम जो मुगल शाह का अगर हम देखें सम्राट की बात तो ये था आपका बहादुर शाह द्वितीय था। और मध्यकालीन इतिहास में जफर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा जो महत्वपूर्ण फैक्ट था मुगल काल से संबंधित, हमने सारा यहाँ पर डिस्कस किया है। और ये जो फैक्ट है जो हमने डिस्कस किया ये सारे आप चाहे आप वनडे एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे
स्पेशली जो है लेखपाल का होने वाला है, और यूपीपीसीएस या यूपीपी जो भी वैकेंसी आ रही है यूपीपीसीएस की, तो उसका जो एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपका एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, तो उसमें ये यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, और अपनी जो आपकी जो तैयारी है उसको पूरा ज़ोरों शोरों पर करते रहिए। ज़रा सा भी आप अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करिएगा, आपको हमेशा लड़ना है, लगातार लड़ते रहना जब तक आपको आपकी मंजिल मिल नहीं जाती है, ठीक है। तो फिर हम आपके सामने ऐसे ही अच्छे टॉपिक को ले आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है आपको देखने के लिए धन्यवाद।